हेलो गाइस, आज एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वर विद्या में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम है 2023 का। इसका सेट दूसरा आज हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक सेट बनाकर पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस का जो पूरी प्ले लिस्ट तैयार हो रही है, इस प्ले लिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इसी पॉलिटिकल साइंस का जो आज हमारा वीडियो नंबर है वह होने वाला है 43, यानी कि 43 नंबर वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इस पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है इसमें 42 वीडियो बनाकर पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया है। और गाइस, ये जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर है जिसका सेट क्या है 59/2/1, इस सेट का आज हम पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो नंबर 42 में पार्ट नंबर 1 इस टॉपिक के ऊपर बना दिया है और उसमें हमने सेक्शन ए को कवर किया था और आज की वीडियो में हम सेक्शन बी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी कि पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। इसका उत्तर क्या है? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। यानी कि सुरक्षा की जो पारंपरिक अवधारणा है इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? वह है किसी देश को सैन्य से खतरे। ठीक है, सैन्य खतरे को हम सबसे ज़्यादा खतरनाक मानते हैं। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी देश के केंद्रीय मूल्य के लिए खतरा पैदा करता है। यानी कि जो सैन्य खतरे हैं ये कब होते हैं? जब किसी दूसरे मुल्क द्वारा हमारे मुल्क में सैन्य हमले की धमकी दिया जाए। ठीक है, और उसका मकसद क्या होता है? धमकी देने का मकसद क्या होता है कि उस देश की, जिस देश को धमकी दे रहे हैं, उस देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को भंग करना इनका मूल्य, यानी कि भंग करना इनका लक्ष्य होता है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 4 एजेंसियों के नाम लिखिए। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके किन्हीं 4 एजेंसियों के नाम पूछ रहे हैं। तो देखिए वह कौन कौन सी एजेंसियाँ हैं। पहली है हमारी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ। तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। तथा चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ILO। गाइस, इन सभी शॉर्ट फॉर्म के ऊपर हमने डिटेल वीडियो पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं, उस वीडियो का आपको लगभग 19 या 20 नंबर वीडियो में आपको वो पार्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें हमने आपके फर्स्ट बुक में जितने भी शॉर्ट वर्ड हैं उन वर्ड को हमने लिया है और उनके जो भी फुल फॉर्म होते हैं, इन फुल फॉर्म को, उनकी स्थापना दिवस, उनका अध्यक्ष, उसका मुख्यालय कहाँ है, उनसे रिलेटेड यानी कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं शॉर्ट वर्ड में, उन सभी को हमने कवर किया है। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही अपने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और नेपाल के बीच संबंधों की विशिष्टता को उजागर कीजिए। यानी कि इसमें हमें भारत और नेपाल के बीच संबंध को बताना है। गाइस, इस टाइप क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत और इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई भी देश हो, उन देशों के साथ संबंध के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देखें। तो देखिए भारत और नेपाल पूछ रहे हैं, तो हम देखते हैं भारत और नेपाल के बीच भारत का कैसा संबंध है। तो देखिए क्या कह रहे हैं,
भारत और नेपाल के बीच संबंध की विशिष्टता को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। यानी भारत की नेपाल से जो संबंध है उनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए, सकारात्मक पॉइंट क्या है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संधि है जो दोनों देशों के बीच नागरिकों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। यानी कि भारत और नेपाल के बीच क्या है, एक द्विपक्षीय संधि है जो कि क्या करता है, दोनों पक्षों के यानी दोनों देश के बीच जो नागरिकों और वस्तुओं की जो आवाजाही होता है वह मुक्त है, यानी कि फ्री है। इसमें कोई वीज़ा पॉलिसी नहीं होता। हमारे भारत से कोई भी आदमी नेपाल जा सकता है और नेपाल से कोई भी नागरिक आके भारत में घूम सकता है, रह सकता है। इसके लिए उसको किसी प्रकार की कोई टैक्स या किसी प्रकार कोई वीज़ा नहीं दिखानी होगी, ये फ्री है। नेपाल अपने समुद्री मार्ग के लिए कोलकाता बंदरगाह का प्रयोग करता है। यानी जो नेपाल है, नेपाल अपनी समुद्री मार्ग के लिए, समुद्र से कोई काम होता है उनको, तो वह हमारे देश के जो कोलकाता है, कोलकाता बंदरगाह का प्रयोग करके और समुद्री कार्य को पूर्ण करता है। तो आशा करता हूँ पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ने नेपाल के पहाड़ी इलाकों से युवाओं की भर्ती की जाती है। यानी भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट में नेपाल क्या होती है, पहाड़ी इलाकों से युवाओं की भर्ती की जाती है तथा नेपाल को आपदा प्रबंधन के साथ साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। यानी भारत क्या करता है, भारत नेपाल को आपदा प्रबंधन देता ही है, साथ ही साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। ये थे हमारे भारत और नेपाल के बीच कुछ सकारात्मक संबंध। अब हम भारत और नेपाल के बीच नकारात्मक संबंध देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच नकारात्मक संबंध क्या रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। पिछले दिनों नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीनतम मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को अपना संप्रभु क्षेत्र का भाग मानता है। इस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है। यानी कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि नेपाल ने अपना एक मानचित्र जारी किया जिसमें इन्होंने हमारे भारत का उत्तराखंड के काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा, ये 3 जगह है, इन तीनों को इन्होंने क्या किया, भारत ने अपने मानचित्र में दर्शाकर और उनको अपना संप्रभु क्षेत्र माना है। ठीक है, यानी कि इन तीनों को इन्होंने अपना क्षेत्र माना है, अपना संप्रभु क्षेत्र नेपाल ने माना है अपनी मैप के जरिए, जिससे भारत ने आपत्ति दर्ज करवाई है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनडीए सरकार द्वारा 2014 के बाद महिलाओं की सहायता एवं उत्थान के लिए शुरू किए गए कोई 2 कार्यों का उल्लेख करना है। तो देखिए क्या है, एनडीए सरकार द्वारा 2014 के बाद महिलाओं की सहायता एवं उत्थान के लिए शुरू किए गए 2 कार्य। देखिए पहला क्या है उनमें से, जो बहुत फेमस हुआ था पूरे भारत में, वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना एनडीए सरकार द्वारा भारत में महिला सशक्तिकरण के तहत बालिकाओं को संरक्षण देने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरुआत जनवरी 2015 में की। यानी कि एनडीए ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना की शुरुआत कब किया था, जनवरी 2015 में, और इसके तहत इन्होंने बालिकाओं को संरक्षण देने की कोशिश की। आगे, इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा तथा शोषण से मुक्त सुनिश्चित की गई। यानी कि इस योजना के तहत क्या कहा गया कि बालिकाओं को शिक्षा और शोषण से मुक्त निश्चित किया गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यानी इस योजना के तहत भी एनडीए सरकार इस योजना की शुरुआत 2016 में की और इसके अंतर्गत देश के गरीब परिवारों की महिलाओं को रियायती एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था है, ताकि
महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2016 में एनडीए की जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि इसके तहत महिलाओं को रियायती एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाने लगे ताकि महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, भारत के ऐसे 2 प्रधानमंत्रियों की पहचान कीजिए जो 1 वर्ष से कम समय के लिए सत्ता में रहे। यानी 2 ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बताना है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पद पर 1 वर्ष से भी कम टाइम तक रहे। चलिए देखते हैं वो कौन है। देखिए पहला क्या है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, जो कि 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे। यानी मात्र 13 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। अगला, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह, जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक कार्य में लगभग 7 महीने तक कार्य किया। अगला, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जो 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक लगभग 8 महीने कार्यकाल अपना संभाला। इनके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक यानी 17 दिन के लिए इन्होंने भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। अगला, श्री एच.डी. देवेगौड़ा, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक यानी लगभग 11 महीने तक अपना कार्यकाल संभाला। तो ये थे हमारे कुछ प्रधानमंत्री जिन्होंने 1 साल से भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रधानमंत्री जो हमारे भारत के टोटल बने हैं उन प्रधानमंत्री के बारे में जाननी है, मैंने भारत के आज़ादी से लेकर और अब तक जितने भी प्रधानमंत्री के पद पर रहे उन सभी का नाम और उनके जो कार्यकाल रहे उनकी वीडियो शॉर्ट में मैंने पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके और हमारे शॉर्ट फीड को एक बार चेक करें। उनमें आपको जितने भी हमारे प्रधानमंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का जो लिस्ट है वह भी आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के ऐसे 2 राज्यों की पहचान कीजिए जहां केंद्र सरकार को अलगाववादी आंदोलन का सामना करना पड़ा। इन आंदोलन का नेतृत्व करने वाला नेताओं के नाम भी लिखिए। यानी हमें 2 ऐसे राज्यों की पहचान करनी है, भारत के 2 ऐसे राज्य जहाँ पर क्या हुआ, केंद्र सरकार को अलगाववादी आंदोलन का सामना करना पड़ा। और उन अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने वाले नेता कौन थे उनके भी नाम हमें लिखने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्रम संख्या यानी कि नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको राज्य का नाम दिए गए हैं, इधर आपको अलगाववादी आंदोलन दिया गया है और इधर आपको अलगाववादी आंदोलन का जो नेता बढ़ावा दे रहे थे, जो नेता अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, इनका नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम दिया गया है। तो देखिए पहला कौन सा है राज्य, पहला है हमारा जम्मू कश्मीर, जो स्वायत्त कश्मीर तथा कश्मीरियत राष्ट्र की मांग के लिए किया गया। और इसका आंदोलन ये जो आंदोलन है इसका नेतृत्व कौन नेता कर रहे थे, वह थे शेख अब्दुल्ला एवं अन्य अलगाववादी नेता। वहीं दूसरा क्या है, पंजाब, जो कि स्वायत्त पंजाब तथा खालिस्तान राष्ट्र की मांग के लिए की जा रही थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, संत हरचंद सिंह लोंगेवाला तथा जनरल सिंह भिंडरावाला एवं अन्य अलगाववादी नेता। तो 2 राज्य यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए इसके 2 पॉइंट्स और देखते हैं हम। देखिए अगला क्या है, यानी कि तीसरा मिजोरम, जो स्वायत्त मिजोरम यानी कि पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा स्वतंत्र राष्ट्र की मांग के लिए किया गया, जिसका नेतृत्व लाल डेंगा कर रहे थे। अगला असम, जो गैर असमी लोगों के खिलाफ आंदोलन था
जिसका नेतृत्व प्रफुल्ल कुमार हेमंत एवं अन्य अलगाववादी नेता कर रहे थे। तो गाइस इसमें हम केवल 2 ही राज्य और नेता का नाम पूछे थे। मैंने इसमें आपको 4 नाम बता दिए। आप इनमें से कोई भी 2 नाम अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। और गाइस इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स के लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस यदि आपको हमसे कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।